हेलो एवरीबॉडी। आज न्यूक्लियर फिजिक्स में सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना होगा न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में। न्यूक्लियर फोर्सेस काम करते हैं न्यूक्लियॉन्स के बीच में, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। इनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है तो हमें मेजॉन थ्योरी का थोड़ा आइडिया लेना होगा। व्हाट इज द मेजॉन थ्योरी? मेजॉन थ्योरी ये कहती है कि न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो मेजॉन नामक पार्टिकल्स से सराउंडेड रहते हैं। मेजॉन का एक क्लाउड रहता है सबसे पहले तो न्यूक्लियस में, राइट। अब मेजॉन तीन तरीके के होते हैं। पॉजिटिव मेजॉन पाई प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव पाई माइनस, न्यूट्रल पाई नॉट से। फाइन। जहां तक पाई प्लस और पाई माइनस का सवाल है, ये इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 273 टाइम्स ज्यादा हैवियर होता है। पाई प्लस पर प्लस चार्ज होगा, पाई माइनस पे माइनस। ओके, एज फार एज न्यूट्रल मेजॉन इज कंसर्न, वो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 264 टाइम्स हैवियर होता है। फाइन। अब होता क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर कंटिन्यूसली मेजॉन का न्यूक्लियॉन के साथ में एक्सचेंज होता रहता है। न्यूक्लियॉन्स उनको एब्जॉर्ब करते रहते हैं, इमिट करते रहते हैं बार बार। तो ये एब्जॉर्प्शन और इमिशन जो एक्सचेंज होता है, इसी से एक फोर्स डेवलप होता है जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। होता क्या है भाई, चेंज इन मोमेंटम से ही फोर्स डेवलप होता है, हम जानते हैं, राइट। और यही न्यूक्लियर फोर्स का कारण बनता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जब रेगुलरली न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बार बार एब्जॉर्ब करेंगे मेजॉन को और इमिट करेंगे, तो वो अपने को चेंज कर लेते हैं। कहने का मतलब न्यूट्रॉन हमेशा न्यूट्रॉन की जैसे नहीं रहता है, प्रोटॉन प्रोटॉन की जैसे नहीं रहता है। कैसे? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो पाई नॉट यानी न्यूट्रल मेजॉन के एक्सचेंज की वजह से लगता है। फाइन, देखते हैं कैसे। एक न्यूट्रॉन न्यूट्रल मेजॉन को इमिट करता है, न्यूट्रॉन में तब्दील हो जाता है। दूसरा न्यूट्रॉन उसी समय पर न्यूट्रल जो मेजॉन है उसको एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कुछ चेंज नहीं हो रहा, नहीं, जो चीज नहीं दिखाई दे रही है वही फोर्स जनरेट करके देती है। भाई ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, लेकिन कोई चीज इमिट भी हो रही है साथ में। सेकंड रिएक्शन में आप देख रहे हैं कुछ एब्जॉर्ब भी हो रहा है। तो देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम। मासेस तो होता है ना, हमने देखा था 264 टाइम्स होता है इलेक्ट्रॉन से किसका, न्यूट्रल मेजॉन का मास। तो हम ये जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से, चेंज इन मोमेंटम होगा तो वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। यही फोर्स न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है, जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखता है। फाइन। अब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है जबरदस्त, वो भी किसकी वजह से होता है, न्यूट्रल मेजॉन की वजह से होता है। कैसे? एक प्रोटॉन न्यूट्रल मेजॉन को इमिट करता है और प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। उसी समय पर दूसरा प्रोटॉन न्यूट्रल मेजॉन जो इमिट हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एक दूसरे प्रोटॉन में तब्दील हो जाता है। तो इमिशन और एब्जॉर्ब से चेंज इन मोमेंटम, और वो न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट करता है प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में। अदरवाइज हमारे दिमाग में रहता है प्रोटॉन प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होना चाहिए, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो लगता है मेजॉन की वजह से, एक्सचेंज ऑफ मेजॉन की वजह से, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से। तो इसीलिए प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बंधे हुए रहते हैं। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में बात करें, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स होता है दैट इज ड्यू टू द पाई प्लस एंड पाई माइनस मेजॉन, पॉजिटिव और नेगेटिव मेजॉन के एक्सचेंज की वजह से। कैसे? न्यूट्रॉन एक नेगेटिव मेजॉन को इमिट करके प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। आप देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, यस इट इज बैलेंस, राइट। ये प्लस और ये माइनस तो न्यूट्रल हो गया चार्जेस का। फाइन। और न्यूट्रॉन एक पाई प्लस को एब्जॉर्ब करके भी प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। न्यूट्रल था, प्लस हुआ तो ये प्रोटॉन में चेंज हो गया। फाइन। प्रोटॉन पाई प्लस को इमिट करता है, न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है। साथ ही साथ एक नया प्रोटॉन पाई माइनस को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है। तो आप ये देखिए न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं रह रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं रह रहा है, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, एक नए न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है वो।
तो अपने एग्जिस्टेंस को चेंज करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके बीच में किसका एक्सचेंज होता रहता है, म्यूचुअल पार्टिकल का एक्सचेंज जो होता है वो लीनियर मोमेंटम में चेंज करता है, जिससे कि न्यूक्लियर फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं जबरदस्त फोर्स से बाउंड स्टेट में रहते हैं। दिस इज द कॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है म्यूचुअल थ्योरी? अब हम मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम इन यूनिट्स में एक रिलेशन देख लें, AMU और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट। देखिए आइंस्टीन आपका फेमस रिलेशन मास एनर्जी रिलेशन इक्वल टू mc², एवरीबॉडी यू नो, फाइन, ओके। m एक AMU का मतलब 1.66 × 10⁻⁻27 है ना, पिछले लेक्चर में, वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, केजी के अंदर है, फाइन। c वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें पर अब यदि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक जाना है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना होता है, 1.6 × 10⁻⁹, राइट, एक बात। अच्छा, अब यदि मेगा में चेंज करना है तो 10⁻⁶ से और डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? ये जब हम डिवाइड करते हैं, आप कैलकुलेट करके देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, कैलकुलेशन करके, कॉपी पेन लेके बैठे हमेशा, कि क्या अप्रॉक्स ऐसा रहा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनकेस यदि आता है तो आप इस रिजल्ट को याद रखो। क्या याद रखना है कि एक AMU किसके इक्विवेलेंट होता है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। क्लियर है? एक क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ किलोवाट आवर एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या दोनों एनर्जी का यूनिट है, वॉट आवर, पावर इनटू टाइम, एनर्जी हो गया, राइट। दिस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो द एनर्जी, हमने जूल को चेंज किया था, राइट। तो चलिए सबसे पहले 1 किलोवाट आवर की बात कर लेते हैं। 1 की जगह 1 लिखा हमने, किलो का मतलब 10⁻3, वॉट को लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। क्लियर? आवर 60 × 60 सेकेंड। क्लियर? तो ये देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, तो जूल में आंसर आएगा 3.6 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर कितना जूल हो गया, 3.6 10⁻6 जूल। क्लियर? अब देख लेते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, राइट। मेगा मतलब 10⁻6, ई का मतलब 1.6 10⁻⁻19, ये अब जूल में आ गया, राइट। ये हुआ 1.6 10⁻13 जूल, दोनों को जूल में कन्वर्ट कर लिया। अब रेशियो ले लें, 3.6 10⁻6 और नीचे है 1.6 10⁻13। 1.6 का डिवाइड कीजिए, अप्रॉक्स 2.25 है ना, 16 2 32 होता है ना, 3.2 तो 2.25 आ जाएगा, 13 ऊपर जाएगा तो 90। तो क्लियर है यूनिट्स, फाइन। आगे चलते हैं, अब देखते हैं मास डिफेक्ट क्या होता है। ये बेसिकली डिफरेंस होता है रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रेस्ट मास, ठीक है, और सम ऑफ द मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स जिनसे कि मिलकर न्यूक्लियस बनता है। कहने का मतलब न्यूक्लियस जिन भी न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा, उन सब का मास का सम, तथा जब न्यूक्लियस बन जाएगा उसका जो भी मास होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, दैट इज ए मास डिफेक्ट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स कौन तो होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर, तो टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन कितना हो गया, Z × mp, फाइन। न्यूट्रॉन कितना है, अब मास नंबर में से Z को माइनस कर दें, प्रोटॉन के नंबर को माइनस कर दें, है ना, A - Z हो गया, तो वो न्यूट्रॉन हो गया, मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। तो ये बिगर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स हैं उनका टोटल मास आ गया, और बनने के बाद में जो न्यूक्लियस बना है उसके मास को कैपिटल में कह दिया। इनका डिफरेंस होता है, दैट इज नॉन एज ए मास इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? इट हैज बीन ऑलवेज नोटिस्ड कि हमारा जो रॉ मटेरियल होता है उसका मास हमेशा ज्यादा होता है फाइनल प्रोडक्ट के कंपेयर में। तो इनिशियली जो कांस्टेंट पार्टिकल है उनका टोटल मास हमेशा ज्यादा होगा, उसमें से रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस हम माइनस करेंगे तो हमको मास डिफेक्ट मिल जाएगा। क्लियर है? और मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन के लिए मास डिफेक्ट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन, कहीं कम है तो, फाइन, ओके। नाउ कम टू द बाइंडिंग एनर्जी, मेन बात पे आ जाते हैं। If a certain number of nucleon और proton are brought together to form a nucleus, nucleus को बनाने के लिए कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जरूरत पड़ती है।
तो ऐसा देखा गया इस प्रोसेस में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है बनाते समय, राइट। कुछ मास का डिफेक्ट होता है तो वो मास डिफेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज नॉन एज ए बाइंडिंग एनर्जी। क्या हमने देखा थोड़ी देर पहले कि कांस्टेंट जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनका सम जो है वो फाइनल प्रोडक्ट के कंपेयर में ज्यादा होगा तो कुछ ना कुछ मास का डिफेक्ट आ गया, कुछ चेंज आ गया, डिफरेंस आ गया, वो कहाँ गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, राइट, एंड दैट इज नॉन एज बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है? और एक इंटरेस्टिंग बात, यदि वो बनने के बाद में उन न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस से अलग करना है हमें, तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई है वही बाहर से सप्लाई देनी पड़ती है। बस कोई भी चीज फॉर्म हो गई सिस्टम, तो अगर आप उसको तोड़ना चाहते हैं तो बाहर से वर्क करना पड़ता है, कुछ एनर्जी देनी पड़ती है ना, इट इज काइंड ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, राइट। और बी फॉर बाइंडिंग एनर्जी ये हो गया मास डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। तो मास डिफेक्ट है बेसिकली वही एनर्जी के रूप में इवॉल्व हो जाता है, इसलिए फाइनल प्रोडक्ट का मास कम हो जाता है। फाइन, ओके। बाइंडिंग एनर्जी गिव्स अस आइडिया अबाउट हाउ वेल द न्यूक्लियस इज हेल्ड टुगेदर, यस और नो। क्लियर? अपन कह रहे हैं ना उसको तोड़ रहे हैं तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। तो इसका मतलब वो बाइंड है तो कितना स्टेबल है, स्टेबिलिटी का थोड़ा सा आइडिया देता है। और इसका एक अच्छा आइडिया लेने के लिए हम पर न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड करते हैं, है ना, कि एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज नॉन एज द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। फाइन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसे समझने के लिए। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस 7n14। अब देखिए फाइनल जो हमारा नाइट्रोजन का न्यूक्लियस बन रहा है उसका मास है 14.00307। यू का मतलब हो गया एएमयू को शॉर्ट फॉर्म में यू फॉर यूनिट कह देते हैं। फाइन, प्रोटॉन का मास है 1.007825 यूनिट और लाइकवाइज न्यूट्रॉन का 1.008665 यूनिट। क्लियर? थोड़ा इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कैलकुलेशन बेस्ड, तो करना तो होगा एग्जाम में आएगा। तो डेल्टा एम हमने जाना था, ये होता है, वैल्यू रख देते हैं अपन। तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7, तो जेड की जगह क्या रख दिया 7। पहले इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। मास नंबर कितना 14, तो 14 - 7 हो गया। अब एमपी के बिना रख दिया, न्यूट्रॉन का मास रख दिया और न्यूक्लियस जो नाइट्रोजन है उसका सॉल्व करते हैं इसको। आप खुद से पॉज करके कैलकुलेशन करके देखिए, एग्जाम में आएगा, करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप खुद से कैलकुलेशन करेंगे वीडियो को पॉज करके तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इस तरह क्वेश्चन हम कर सकते हैं, राइट। ये सम करके देखिए इतना आ रहा है नहीं आ रहा है, जो सम कर रहे हैं और इनका डिफरेंस कुछ इतना आ जाएगा, फाइनली ये इतना यूनिट कहलाएगा। क्लियर है? इतना ये आ गया मास डिफेक्ट। हमें लेकिन चाहिए बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या देखा हमने, डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम। अब यहाँ ये शॉर्ट टेक्निक लगा लो कि 1 AMU किसके कॉस्पॉन्ड होता है 931.5 मेगा। तो यूनिट आ गया, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हो जाएगा। वो लंबा सा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, वो एक बार करके ही तो ये फाइंड किया था अपन ने ये फॉर्मूले से, राइट। ओके, 931.5 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या इतना आता है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी हमारी आ गई। क्लियर हो गया सबको? फाइन, ओके। तो चलिए अब एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज दिस? It is the binding energy divided by total number of nucleons. Total number of nucleons से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब एक न्यूक्लियन के लिए कितना बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारे पास आ गया। इसको एवरेज के लिए एक लाइन ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया हमने, तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, यानी AB इक्वल टू EB डिवाइडेड बाय A। क्लियर है? और AB क्या था हमारा, डेल्टा एम सी स्क्वायर। इट्स ओके। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट बाइंडिंग एनर्जी का रूप। फाइन, पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया मास नंबर 0 से 240, राइट। और वाई एक्सिस पे ले रहे हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 0 से स्टार्ट करके 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, राइट। तो स्टार्टिंग में 1H1 से स्टार्ट करें, दूसरा आइसोटॉप ले लिया इसका 1H2, फिर S3 हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ये आइसोटॉप्स, हीलियम,
ऐसा देखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल तेजी से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ता है अप टू द He4 हीलियम तक, राइट। आफ्टर दैट लिथियम पर आकर डिक्रीज होता है। फिर थोड़ा सा बीच में कुछ जंबल्ड होते हैं, पीक्स नजर आएंगे आपको। कार्बन पर ज्यादा, नाइट्रोजन पर कम हो गया, फिर ऑक्सीजन पर ज्यादा हो गया, फिर फ्लोरीन पर कम हो गया, और फिर अपने मैक्सिमम वैल्यू पर जाकर और तेजी से डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। इंटरेस्टिंग कर्व है। ये जो मैक्सिमम दिखाई दे रहा है ये आता है कॉरस्पॉन्डिंग आयरन 56 के लिए, जिसकी वैल्यू होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब ये मैक्सिमम हो गई ना, फाइन। ये जो स्टेबल है इसके पास का ये रीजन है, ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी का रीजन कहलाएगा, फाइन। फिर आगे अपन कुछ एलिमेंट्स दिखाना चाहें तो ये कुछ ऐसे चलता है। मोलिब्डेनम है आपका, ज़ेनॉन है, ठीक है, टंगस्टन, प्लेटिनम और यूरेनियम 238 तक डिक्रीज होता हुआ चला गया, फाइन, ओके। बाद में हम इस बात को देखेंगे कि जो आपके एलिमेंट्स हैं जिनका की मास नंबर कम है, एक्चुअल में हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, तो उनमें एक फ्यूजन रिएक्शन होगी, आपस में ज्वाइन होंगे और अपने मास नंबर को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ज्यादा जो मास नंबर के हैं वो भी अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए अपना मास नंबर बढ़ाना को उनको कम करना पड़ेगा। हर कोई ये 56 के आसपास इस स्टेबिलिटी रीजन में आना चाहता है, तो उनको टूटना पड़ेगा। ये टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाएगी। इनको अपन अलग से डिटेल में लेंगे, है ना, फाइन। अभी इस कर्व को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसके कंक्लूजन्स को देखेंगे कुछ, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जो लाइट न्यूक्लियाई हैं जैसे कि 1H1 1H2 के लिए कहें तो वो बहुत ही कम होती है, राइट। इनिशियली देयर इज अ रैपिड राइज, हमने बताया था, अब इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं अपन। पर न्यूक्लियॉन तेजी से इंक्रीज होता है, फाइन। बिटवीन मास नंबर 4 to 20, 4 से यहां तक तो राइज हुआ, 4 से 20 के बीच में यदि हम बात करें तो एक साइक्लिक रिकरेंस होता है पीक्स का, चोटियां नजर आती हैं बीच में। आप देखिए He4 के बाद में एक डाउनफॉल, राइट, फिर C612 के लिए फिर एक पीक नजर आया, फिर ऑक्सीजन 16 पर फिर एक पीक नजर आया। ये हमें बताता है कि अपने इंटरमीडिएट न्यूक्लियाई बोले तो लिथियम है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होते हैं। कौन? हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, राइट। और आफ्टर ये 20 बात करते हैं तो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, देखने अपन पर। और कब तक? आयरन, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल है हमारा, फाइन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मास नंबर 40 से और 120 के बीच में अपन बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली अपन ये कह दें कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी रीजन के पास ही है। तो 40 से 120 के बीच में अप्रोक्सीमेटली ये आपके हाईली स्टेबल न्यूक्लियस रहते हैं जो कि नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। और बियॉन्ड 120 इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती हुई चली जाती है और यूरेनियम 238 पर कितनी हो जाती है? 7.6। यूरेनियम 238 पर ये 7.6 हो जाती है, कम होकर, फाइन। बियॉन्ड 128 की बात करें तो एक रैपिड डिक्रीज होता हुआ चला जाता है, यहां से एक रैपिड डिक्रीज होता हुआ चला जाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का, राइट, यूरेनियम तक जाके। तो ये बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, राइट। ड्रॉपिंग ऑफ द कर्व हाई मास नंबर इंडिकेट द फ्यूजन टू बिकम स्टेबल। ये जो हाई मास नंबर के होते हैं ये स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अपने मास नंबर को इन जोन में लाना चाहेंगे, 40 से 120 के बीच में लाने की कोशिश करते हैं, स्टेबिलिटी रीजन में लाने की कोशिश करते हैं, यानी वो टूटते हैं, बिखरते हैं। और ये प्रोसीजर क्या कहलाता है? हमारा फ्यूजन कहलाता है, फाइन। लेकिन हम साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि कम जो मास नंबर के हैं, राइट, इनका भी तो देखिए इतना नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है। ये बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अपने मास नंबर को बढ़ाते हैं, 56 के आसपास आने की कोशिश करते हैं।
तो आपस में मिलते हैं और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, फ्यूजन रिएक्शन कहलाएगी, जिसको कि नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में हम लेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन को न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर। फिलहाल इसी पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व पर, राइट। ओके, इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले समझते हैं। फॉलोइंग डाटाज आर अवेलेबल अबाउट द 3 न्यूक्लियाई PQR, 3 न्यूक्लियाई हमारे पास हैं। अच्छा, स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। अब ये डाटा हमारे पास है। P का मास नंबर है 10, Q का 5, R का 6, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 100, 60 एंड 66। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी की बात करें। स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। तो तीनों की पहले मेरे को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड करना होगा। तो चलो करते हैं। सबसे पहले P की बात कर लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कितना है P का 100, मास नंबर कितना है 10, तो कितना आ गया 10, क्लियर। अब Q के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 है और 5, तो कितना आ गया 12। चलो अब R के लिए बात कर लेते हैं। 66 से 6 कितना आ गया 11। सबसे ज्यादा किसका है, Q का। इसका मतलब स्टेबल कौन होगा, Q। फिर कौन आएगा, R, और फिर सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, P की। क्लियर हो गई। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन AB अगेंस्ट द मास नंबर M, A, B, C, D, F correspond to the different nuclei as the given below। एक कर्व गिवन है हमको, A, B, C, D, E, F से रिलेटेड, राइट। नाउ कंसिडर द 4 रिएक्शंस वेयर ये एप्सिलॉन दे रखा है, ये एनर्जी रिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइन। ओके, ये 4 रिएक्शन हमारे को दे रखी है ऑप्शंस के अंदर, राइट। इन विच रिएक्शन इज एप्सिलॉन पॉजिटिव, यानी कि जो इमिटेड एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी। ये हमको फाइनल ऑप्शन से ABCD इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। फर्स्ट फोर्थ करेक्ट है कि फर्स्ट थर्ड, लाइक दिस, ठीक है ना। ओके, तो चलिए लेते हैं। सबसे पहले पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूजन किसके बीच में होती है, लाइट एलिमेंट के बीच में, है ना। हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कर्व में। और फ्यूजन की पॉसिबिलिटी किसमें होता है, हैवी एलिमेंट्स में। क्लियर ये वाली बात। तो अब आउट ऑफ द चॉइस गिवन फ्यूजन किनके बीच में पॉसिबल होगा। देखिए ये C और D तो आपको मैक्सिमम स्टेबिलिटी के पास में, A और B के बीच में फ्यूजन के चांसेस होंगे, लाइट एलिमेंट के बीच में होंगे, राइट। और ये D, E ये तो सब आपके हैवी एलिमेंट्स होंगे, यस और नो। ओके, तो अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं फ्यूजन रिएक्शन की, तो A प्लस B कंबाइंड होकर C बनाने की कोशिश करेगा और E आएगा। तो एक तो ये करेक्ट हो गया। कौन सा है, ये फर्स्ट वाला नजर आ रहा है, राइट। दूसरा, अब पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूजन की बात करें तो देखिए वो F में होगी, राइट। C में तो होगा नहीं। देखो ना आप रिएक्शन देखो, सेकंड एंड फोर्थ जो रिएक्शन है वो आपका पर्टिकुलर बता रहा है फ्यूजन रिएक्शंस को। तो अब C और F में देखिए गिवन पॉसिबिलिटी के अंदर C का तो कोई होगा नहीं, फ्यूजन किसका होगा, F का ही होगा। F का फ्यूजन होगा तो वो D और E में टूटेगा और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है ना बात। तो कौन कौन से करेक्ट हो गया आपका, A प्लस B गिव्स C प्लस एप्सिलॉन यानी फर्स्ट, और एक ये फोर्थ वाला F देगा आपको D प्लस E प्लस एप्सिलॉन, यानी कि आपका करेक्ट कौन सी चॉइस हो गई, फर्स्ट एंड फोर्थ वाला, यानी A वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें एनर्जी रिलीज होगी, एक फ्यूजन की रिएक्शन है, दूसरा क्या है, फ्यूजन का। क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर में हम न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका फ्यूजन जबरदस्त एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के अंदर स्टार्स है, सन में है, एनर्जी के सोर्स होते हैं, राइट। न्यूक्लियर फ्यूजन एटॉमिक रिएक्टर्स वगैरह में जो एनर्जी हमको इलेक्ट्रिसिटी के लिए मिलती है वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि थर्ड लेक्चर में हमारे साथ डिस्कशन में रह सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।